गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस लास्ट क्वेश्चन में अगर किसी को कुछ पूछना है तो बता दीजिए। 6 नंबर जो अपन ने किया था। अब आपको एंट्री बनाने का ये एक और जो तरीका है जिसमें हम अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं इनटू एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम। तो उस क्लासिफिकेशन की मदद से डबल एंट्री कैसे बनती है वो अपन देखेंगे। बराबर। ये अकाउंट का टाइप क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है, उसमें बैलेंस कौन सा रहता है। अब किसी भी ट्रांजैक्शन में कोई भी अकाउंट अगर इन्वॉल्व है तो उस ट्रांजैक्शन की वजह से या तो उस अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा या तो उस अकाउंट का बैलेंस घटेगा। दूसरी कोई चीज पॉसिबल है ही। तो इसलिए यहां पे लिख रहा हूं इंक्रीजेस, मतलब उस ट्रांजैक्शन के इफेक्ट के तौर पे ये अकाउंट इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। डिक्रीजेस, एसेट, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम। अब एक और चीज यहां पे फिर से लिख दे रहा हूं जो पहले भी बताई हुई है कि अकाउंट्स में डेबिट डेबिट इज लाइक प्लस प्लस ऑफ मैथमेटिक्स। ये एक दूसरे में ऐड होते जाते, ऐड होने से चीज बढ़ती है, ये भी अपने को समझता है। अकाउंट्स में क्रेडिट क्रेडिट मैथमेटिक्स के माइनस माइनस की तरह ये भी एक दूसरे में ऐड हो जाते हैं, यानी इससे भी वो चीज बढ़ती है। सिर्फ उसका जो साइन रहेगा वो माइनस रहेगा या क्रेडिट रहेगा। बराबर। डेबिट और क्रेडिट मैथमेटिक्स के प्लस और माइनस की तरह है, वो एक दूसरे में से सब्सट्रैक्ट होते हैं, माइनस होते हैं, और अपने को सबको अच्छे से महसूस होता है कि सब्सट्रैक्ट होने से वो बैलेंस घटेगा, कम होगा। बराबर। अब इसका इस्तेमाल यहां पे आपको दिखेगा, यहां पे आपको इसका इस्तेमाल होगा। अब आपने ऑलरेडी रियल, पर्सनल, नॉमिनल देखा है आपने, इसलिए मैं यहां पे उससे भी इसको कनेक्ट कर रहा हूं। कोई भी एसेट अकाउंट या तो रियल अकाउंट रहेगा या तो पर्सनल अकाउंट रहेगा, क्योंकि आपको बोला था एसेट दो टाइप के होते हैं। एक ऐसी कोई तो भी वैल्यूएबल चीज जो हमारी है, तो यानी वो रियल अकाउंट के नेचर का हो, और दूसरा बोला था कि हमको किसी से कुछ लेने का हक, राइट, तो पर्सनल अकाउंट हो गया। कोई तो भी पार्टी है जिससे आपको कुछ लेने का हक है। तो इसलिए एसेट बोला तो दोनों टाइप के पॉसिबल है, रियल अकाउंट भी हो सकता है, पर्सनल अकाउंट भी हो सकता है। लायबिलिटी बोला तो पर्सनल अकाउंट रहता है, एक्सपेंस बोला तो नॉमिनल अकाउंट है, इनकम बोला तो नॉमिनल अकाउंट। All asset will always have debit balance। आप इस पे से भी देखोगे तो भी समझेगा। ये देख लो, ये चीज आ रही है तो आपने इसको डेबिट किया, इसका मतलब ये एसेट में, रियल अकाउंट में डेबिट बैलेंस रहने वाला। अगर ये हुआ होगा तो वो चीज कम होगी, समझ रहे?
बट बैलेंस कौन सा रहेगा? डेबिट। कम हो जाएगा, खत्म हो सकता है, नील हो सकता है, क्रेडिट नहीं हो सकता, माइनस नहीं हो सकता। कोई भी चीज या तो है नहीं तो नहीं है। समझ रहे? अब ये पर्सन को देखो आप, जब वो रिसीवर है तब आप उसको डेबिट करते हो, और उसी का मतलब होता है कि हमने इसको कुछ दे दिया है, यानी अब हमको इससे बदले में कुछ लेना है। इसलिए ये अकाउंट भी डेबिट बैलेंस बता रहा है जो हमारे लिए एसेट है, ये अकाउंट भी डेबिट बैलेंस बता रहा है जो हमारे लिए एसेट है। ये रियल अकाउंट है और ये पर्सनल अकाउंट है। अब जब आपने इससे कुछ लिया है तो देखो आपने इस पर्सन को क्रेडिट कर दिया, इसका मतलब नाउ इट इज योर ऑब्लिगेशन टू गिव समथिंग। अब आपके ऊपर ऑब्लिगेशन उसको कुछ देने का, तो इसलिए ये लायबिलिटी यानी पर्सनल अकाउंट है कि आपको उसको कुछ देने का ऑब्लिगेशन। ये लायबिलिटी अकाउंट विल ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। अब नॉमिनल अकाउंट ये है जब आप किसी से गुड्स सर्विसेज बेनिफिट लेते हो तो आप उसको बोलते हैं मेरा खर्चा है और आप डेबिट करते हो। इसका मतलब ऑल एक्सपेंस विल ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस एंड ऑल इनकम विल ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस। यानी इसी पे से आपको ये भी लिंक करके बता दिया। तो आपके एसेट या तो रियल अकाउंट है या पर्सनल अकाउंट है, लेकिन वो बताएंगे डेबिट बैलेंस। अब उल्टा नहीं बोलने का, यानी बहुत बार मतलब आप लोगों के जो कंफ्यूजन है ना, सब बेफिजूल आप लोगों ने बना के रखे। मैंने ये नहीं बोला कि डेबिट बैलेंस यानी एसेट है, एक्सपेंस में भी डेबिट बैलेंस रहता है, वो एसेट थोड़ा है। मैंने बोला एसेट में डेबिट बैलेंस रहता है, मैंने ये नहीं बोला कि डेबिट बैलेंस यानी एसेट। दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो ये सब चीजें बिल्कुल बारीकी से ध्यान देने की आदत होना चाहिए, वरना बोलूंगा कुछ आप समझोगे कुछ और ही। ठीक है? लायबिलिटी में हमेशा क्रेडिट बैलेंस रहेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बोला क्रेडिट बैलेंस यानी लायबिलिटी। इनकम में भी क्रेडिट बैलेंस है। तो क्रेडिट बैलेंस कौन से अकाउंट में है वो आपको देखना है। अब आपने देखा कि पर्सनल अकाउंट तो दोनों जगह आ रहा है, तो इसका मतलब पर्सनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस आ रहा, यानी हमको उससे लेना है तो हमारा एसेट है। पर्सनल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आ रहा, मतलब हमको उसको देना है। और वो इस एरो पे से भी दिखना चाहिए आपको, ये पर्सन को आपने क्रेडिट किया, यहां से लिंक करो। ये पर्सन को आपको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इंटरप्रीट करना चाहिए। समझ रहे? नॉमिनल अकाउंट में अगर डेबिट बैलेंस आ रहा है यानी वो खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस आ रहा मतलब वो हमारी इनकम है। अब इस पे से किसी भी ट्रांजैक्शन में अगर कोई एसेट अकाउंट इन्वॉल्व है तो उस ट्रांजैक्शन की वजह से या तो वह एसेट बढ़ेगा या तो घटेगा। तो अगर वो एसेट बढ़ रहा है तो एसेट में ऑलरेडी डेबिट बैलेंस रहता है, आप उसको और डेबिट करो, डेबिट डेबिट ऐड हो जाएगा, वो चीज बढ़ जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि उस ट्रांजैक्शन की वजह से वो एसेट कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, खत्म हो रहा है, एसेट में डेबिट है, आप उसको क्रेडिट कर दो, खत्म हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। अब आगे बताने की भी जरूरत नहीं होना चाहिए। समझ रहे? अब आपको खुद ही लिंक करना चाहिए मैंने क्या बोला। तो लायबिलिटी में क्रेडिट बैलेंस है, अगर वो बढ़ रही है तो क्रेडिट करो ताकि क्रेडिट क्रेडिट ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। लायबिलिटी घट रही है तो डेबिट कर दो, क्रेडिट में डेबिट करोगे तो रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक्सपेंस बढ़ रहा है तो डेबिट करो, एक्सपेंस को कम करना है तो क्रेडिट करो। इनकम बढ़ रही है तो क्रेडिट करो, घटाना है तो डेबिट करो। बन गया डबल एंट्री।
जहां पे आप मीनिंग वाला क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कि वो अकाउंट आपके लिए एसेट है कि लायबिलिटी है, एक्सपेंस है कि इनकम। समझ रहे? तो डबल एंट्री इसकी मदद से भी बनती है, डबल एंट्री इसकी मदद से भी बनती है। ये वाला क्लासिफिकेशन जो है रियल पर्सनल नॉमिनल, ये सिर्फ डबल एंट्री बनाने के काम का, दूसरा कोई यूज नहीं है इसका। बट ये क्लासिफिकेशन जो है ये डबल एंट्री बनाने के भी काम का है, ये फाइनल अकाउंट बनाने के भी काम का है, ये मीनिंग निकालना, इंटरप्रिटेशन का सब काम का है। तब आपको खुद समझना चाहिए कि इसका मतलब हमारे लिए सीखना दोनों है, लेकिन ये अल्टीमेट है। समझ रहे? लेकिन कॉमर्स जितने पढ़ के आए उनके लिए तो रियल पर्सनल नॉमिनल है ना, वहां बिल्कुल उनको लगता है अकाउंटिंग यानी रियल पर्सनल नॉमिनल के बगैर होती ही नहीं है। तो रियल पर्सनल नॉमिनल क्लासिफिकेशन अकाउंटिंग का जरूरी एस्पेक्ट नहीं है। समझ रहे? तो आपकी मदद के लिए उसका ये वाला क्लासिफिकेशन जरूरी है, उसके बगैर तो आगे काम ही नहीं हो सकता। फाइनल अकाउंट नहीं बन सकते, रिपोर्ट नहीं बन सकती, मीनिंग नहीं निकल सकता। समझ में आ रहा है? रियल पर्सन नॉमिनल कोई अकाउंट अगर कंफ्यूजन हो रहा, नहीं समझ में आ रहा, छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अकाउंटिंग आ रही क्या, आपको उस अकाउंट का मीनिंग समझ में आ रहा है क्या, बस दैट इज इंपॉर्टेंट। अभी फाउंडेशन में वो आपसे पूछ सकता है कि भाई ये कौन सा अकाउंट है, रियल है कि पर्सनल है कि नॉमिनल। इसलिए मैं इतना बता भी रहा हूं, नहीं तो मैं इतना भी एम्फसाइज नहीं करता। समझ रहे? क्योंकि अभी आपको फाउंडेशन के लेवल में वो पूछ सकता है, लेकिन फाउंडेशन के बाद इंटरमीडिएट, फाइनल और रियल लाइफ में आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि ये अकाउंट रियल था कि पर्सनल था कि नॉमिनल था। आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने डबल एंट्री कौन से रूल लगा के बनाई, ये गोल्डन रूल लगा के बनाई कि वो मॉडर्न वाले रूल लगा के बनाई, बराबर कोई नहीं पूछना। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज आपको करेक्ट अकाउंटिंग करते आना चाहिए, आपको उसको इंटरप्रेट करते आना चाहिए, उसमें से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते आना चाहिए। दैट इज अल्टीमेट थिंग। तो अभी इसका भी मदद लूंगा मैं फाइनल अकाउंट बनाने के लिए। अभी 3 तरीके आपको सिखा चुके हैं, 1 2 3। ये अभी एक बाकी है, इसको बाद में ऐड करेंगे, इसी चैप्टर में भी ऐड हो सकता है। एक चीज और बता देता हूं फिर आगे बढ़ता हूं, क्योंकि वो प्रॉब्लम में जरूरत पड़ेगी अभी आपको। ये बताया था आपको ब्रीफ में, फिर से रिपीट करता हूं कि जब आप साल भर अकाउंटिंग करोगे, एंट्री पोस्टिंग, तो इसका आउटपुट क्या है, ये आपकी प्रोसेसिंग हो गई। यानी अगर अपन मैन्युफैक्चरिंग की लैंग्वेज में बोलो तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, आप रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हो, तो आपका रॉ मटेरियल यानी ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, और उसकी प्रोसेसिंग यानी एंट्री और पोस्टिंग। अब इसका आउटपुट है ये अकाउंट्स। इसका आउटपुट क्या है, ये अकाउंट्स। तो अब आप एंड में जब ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो उनमें कोई भी अकाउंट डेबिट या क्रेडिट बैलेंस बता रहा तो दिखेगा। जो अकाउंट टैली हो गया यानी कोई बैलेंस नहीं बता रहा, उसको हम इग्नोर कर देंगे, खत्म हो गया। अब उसमें कोई इंफॉर्मेशन बाकी नहीं है। समझ रहे? अब जो भी डेबिट बैलेंस बता रहा होगा ट्रायल बैलेंस में, अभी बताया, वो या तो एसेट होगा या तो एक्सपेंस होगा। जो भी क्रेडिट बैलेंस बता रहा वो या तो लायबिलिटी होगा या तो इनकम होगा। हमने ये 2 स्टेटमेंट बनाना है, तो सारी इनकम को हम उसमें क्रेडिट कर देते, सारे एक्सपेंसेस को हम उसमें डेबिट कर देते। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है उसी को हम प्रॉफिट या लॉस बोलते हैं। अभी बोलने के लिए अपन प्रॉफिट ही बोलेंगे। तो हमने प्रॉफिट कमाया, वो प्रॉफिट हम ओनर के अकाउंट में ले लेते हैं, और ओनर का अकाउंट जिसको अपन कैपिटल अकाउंट बोले वो भी लायबिलिटी के ग्रुप में ही दिखता है, क्योंकि वो भी क्रेडिट बैलेंस है। वो भी ऑर्गेनाइजेशन के एंगल से देखोगे तो लायबिलिटी है, क्योंकि कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है। कई लोग दारू बोले सर वो तो अपना है ना। पहले अपना आपको तो पहचानो कि आप कौन हो।
तो आप ओनर नहीं हो, आप ऑर्गेनाइजेशन हो। मैंने आपको बोला था अपने आप को कौन सी जगह पे रखने का, ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी की जगह पे रखना था, बोला था ना। तो आप तो डिस्टिंक्शन ही नहीं कर रहे ओनर में और ऑर्गेनाइजेशन में, इसीलिए आपको लगता है कि यार ये तो अपना है, लाइबिलिटी कैसे हो गई। आप ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन बन के अब मैं बात करूंगा तो मैं बोलूंगा कि भी हम ये बाहर वालों को जिनसे लोन लिया, जिनसे उधारी में माल लिया, जिनसे कुछ काम कराया, उनको मैं देने के लिए लायबल हूं। ये ओनर है जिसने मुझे पैसा दिया बिजनेस चलाने के लिए, तो इसका मतलब मैं इसको भी देने के लिए लायबल। समझ में आ रहा है? इसीलिए लायबिलिटी में दिखता है। तो ये प्रॉफिट बिलोंग्स टू ओनर, इसलिए प्रॉफिट कहां चला जाएगा, ओनर के अकाउंट। तो पूरे इनकम अकाउंट खत्म हो गए, कहां चले गए, प्रॉफिट लॉस में। पूरे एक्सपेंस अकाउंट खत्म हो गए, कहां चले गए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट लॉस भी खत्म हो गया क्योंकि उसको अपन ने ओनर में ट्रांसफर कर दिया। तो अब बचा क्या है हमारे पास, एसेट और लायबिलिटी इंक्लूडिंग कैपिटल। अब उनको एक स्टेटमेंट के फॉर्म में उतार लेते हैं जिसको बोलते हैं बैलेंस शीट। उसके एक तरफ हम लायबिलिटी और कैपिटल बताते हैं और दूसरी तरफ हम उसके एसेट बताते हैं। एक तरफ सारे एसेट आ जाते हैं, एक तरफ लायबिलिटी और कैपिटल आता है, बराबर। अब क्योंकि पूरी अकाउंटिंग डबल एंट्री प्रिंसिपल से होती है, इसलिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक एक शब्द ध्यान से सुना करो, मैं यहां एक भी चीज बेवजह नहीं बोलता हूं, तो उस पर ध्यान होना चाहिए कि सर क्या बोल रहे हैं। तो मैंने बोला एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे, यानी इससे सबके ध्यान में आ जाना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस सिर्फ ईयर एंड में नहीं बनता है, कभी भी बन सकता है। आपका फाइनेंशियल डाटा है, आपको रोज बनाना है, रोज बनाओ। टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, कितना बड़ा कारोबार है इन लोगों का। ये क्या साल भर का इंतजार करते क्या कि साल भर होने दो फिर पता करेंगे कि साल भर में क्या कमाया या डुबाया। इनका तो इतना बड़ा स्टेक रहता है कि ये तो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग होना। तो रोज बनाओ ट्रायल बैलेंस, रोज बनाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उससे छोटा होगा वो बोलेगा अरे मेरे को इतने रोज रोज की तो जरूरत नहीं है, दूसरे भी काम धंधे करना है, मैं इतना समय उसके लिए नहीं दूंगा, बराबर। वो 15 दिन में बनाए। और छोटा होगा वो बोलेगा महीने भर बहुत है। उससे भी छोटा होगा तो बोलेगा क्वार्टरली चल जाता है मेरा काम। उससे भी छोटा होगा तो बोलेगा हाफ ईयरली चल जाता है। और छोटा होगा तो बोलता है मैं मैनेज कर लेता हूं, बस एंड ऑफ द ईयर में मेरे को फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत है, बाकी साल भर की चिंता नहीं। एंड ऑफ द ईयर में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सबके लिए जरूरी है, छोटे से छोटे के लिए और बड़े से बड़े के लिए। इसलिए अपन लोग पढ़ते समय हमेशा क्या वो ईयर के एंगल से पढ़ते रहते, बट ईयरली बनाना तो सबके लिए जरूरी है। वो तो हर कोई बनाएगा, छोटे से छोटा ऑर्गेनाइजेशन भी बनाएगा और बड़े से बड़ा भी। क्यों? क्योंकि वो टैक्स के लिए चाहिए, वो कंपनी लॉ के लिए चाहिए, वो स्टॉक एक्सचेंज में देने के लिए चाहिए, वो आपने कहीं से लोन लिया होगा उसके लिए चाहिए, मतलब हर जगह चाहिए वो। तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो हर कोई बनाएगा, बट इन बिटवीन आपकी मर्जी है। क्योंकि अकाउंट बुक का ऑब्जेक्टिव क्या है, इज टू गिव इंफॉर्मेशन। आपको जितनी फ्रीक्वेंसी में बनाना है बना सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। तो जब भी आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो उसका डेबिट और क्रेडिट इक्वल रहना चाहिए। समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि डबल एंट्री से पूरी अकाउंटिंग हुई है। अभी आप देख रहे हो डबल एंट्री कैसे हो रही है। हर डेबिट का इक्वल क्रेडिट है, हर क्रेडिट का इक्वल डेबिट है, तो टैली तो होना ही है। फिर उसके ऊपर से जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओगे तो बैलेंस शीट भी टैली होना ही है, बराबर। ये बात और है कि आप लोगों की बैलेंस शीट टैली होती नहीं थी, क्योंकि आप लोगों ने अकाउंटिंग कभी किए ही नहीं। आपने सिर्फ अकाउंटिंग याद की है। अब अकाउंटिंग करो, अब अकाउंटिंग पढ़ो, सीखो, समझो, याद मत करो, तो बिल्कुल टैली होगी आपकी भी बैलेंस शीट, एक बार में टैली होगी। समझ रहे? बैलेंस शीट टैली होना
नॉर्मल मिनिमम चीज है, वो तो होना ही चाहिए क्योंकि वो अकाउंटिंग का सिस्टम ही है, डबल एंट्री की वजह से। उसमें हमारा कोई बड़ा ग्रेट अचीवमेंट नहीं है, वो तो सिस्टम ही है, वो तो टैली होना ही है। तो अब हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो बैलेंस बच गए, जिनको हमने बैलेंस शीट में बताया, उसको नेक्स्ट ईयर की बुक्स में लेके जाते हैं। सबसे पहले उसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। तो ये आपका ईयर, साल भर आपने ट्रांजैक्शन इवेंट हुए, इनकी आपने एंट्री की, पोस्टिंग की, इसी पे से आपने ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस पे से आपने प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट बनाया। अब ये बैलेंस शीट में जो बचा ये नेक्स्ट ईयर की बुक्स में सबसे पहले रिकॉर्ड होगा। उसके बाद फिर से उसके ट्रांजैक्शन इवेंट, फिर से एंट्री पोस्टिंग, यही चलता रहेगा। समझ रहे? तो अब अगला जो प्रॉब्लम अपन देखने वाले हैं उसमें ये ओपनिंग बैलेंस से शुरुआत होगी। ठीक है, इसीलिए आपको ये ओपनिंग बैलेंस भी समझा दिया, आपको ये एंट्री बनाने का ये तरीका भी बता दिया। अब इनका भी इस्तेमाल करूंगा मैं। छोटी सी बात बता रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। क्लास में 2, 3, 4 चीजें मैं ऐसी बोल रहा हूं जो आपको बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। अभी मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं जो गलतियां कुछ लोग कर रहे हैं। तो नंबर 1, क्लास में बिल्कुल भी बातें नहीं करेंगे। आपको कुछ भी रहा तो मेरे से पूछिए अगर पूछना है, और पढ़ाई को छोड़ के तो वैसे भी नहीं करना चाहिए बातें। अब पढ़ाई का कुछ है, आपके मन में कुछ आ रहा है तो मेरे से इंटरेक्ट करेंगे, आपस में नहीं मतलब नहीं। नंबर 2, आपके मोबाइल बिल्कुल साइलेंस मोड में रखो। अगर बंद रखते हो तो बहुत ही अच्छा है, बट नहीं तो साइलेंस मोड में रखो। उससे नंबर 1 क्लास चलते समय बजेगा नहीं, तो डिस्टरबेंस नहीं होगा। नहीं तो अचानक किसी का मोबाइल बज जाता है, फिर मेरे डिस्टरबेंस से ज्यादा पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाता, सबका ध्यान जाता है किसका मोबाइल बजा है ना। फिर कोई थोड़ा जान पहचान वाला दिख गया तो फिर अपना दिमाग दौड़ाएंगे, किसका कॉल होगा रे इसको भी, है ना। यानी पढ़ाई लिखाई छोड़ दिए, ध्यान उधर चला गया, मेरा भी फ्लो टूटता है। मेरी मजबूरी है इसलिए मैं मोबाइल ऑन रखता हूं, नहीं तो मैं तो सबसे पहले ऑफ करूं इसको। समझ रहे? मेरे को खुद को इरिटेशन होता है, मेरे को कॉल आता है तो मैं जानता हूं कि ये डिस्टर्ब कर रहा मुझे भी और आपको भी, लेकिन अब मजबूरी है कि इसलिए मेरे को चालू रखना पड़ता है। बराबर, कभी कोई इंपॉर्टेंट बैंक के कॉल, कुछ ऐसे कॉल रहते हैं हमारे, इस वजह से चालू रखना पड़ता है। पर आप स्टूडेंट हो, आपको कोई ऐसी अर्जेंसी नहीं है, तो आपका मोबाइल साइलेंस मोड में रखो। ऑफ रखते हो तो और अच्छा है, घर से लाते ही नहीं तो और अच्छा है, और आप मोबाइल मेंटेन ही नहीं करते हैं तो फिर तो बल्ले बल्ले बिल्कुल। बट वो ऐसा किसी को बोलूंगा तो वो तो बोलूंगा आप क्या बोले, आज के जमाने में मोबाइल नहीं रखेंगे क्या, है ना। तो ठीक है रखो, लेकिन आप ये ध्यान में रखो कि मोबाइल आपकी मदद बहुत कम कर रहा है, मोबाइल आपको डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा कर रहा है। इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्शन आपका मोबाइल की वजह से है, आपके करियर, मतलब अच्छे अच्छे बच्चों के करियर बर्बाद हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई मन नहीं लगता, वो मोबाइल के चक्कर में, मोबाइल की वजह से। इसलिए कम से कम उसके यूज पे अपना कंट्रोल करो। मोबाइल आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आप मोबाइल के कंट्रोल में नहीं। फिलहाल आप मोबाइल के कंट्रोल में, आपको चैन ही नहीं पड़ता। अब अगर मोबाइल अपने क्लास में हो सकता साइलेंस मोड में रखा होगा कि भी क्लास शुरू हो जाती है साइलेंस मोड में, लेकिन आपने वाइब्रेशन मोड में रखा होगा उसको, अब वो वाइब्रेट हो रहा है, अब आपका ध्यान चला जाता किसका होगा, फिर इंपॉर्टेंट है क्या, फिर अर्जेंट है क्या, अब ध्यान तो डिस्टर्ब हो ही गया आपका। और फिर आप जस्ट मौका देखते हो कि सर की नजर मेरे तरफ से पलटे और फट से निकाल लिया हाथ में बाहर। बराबर, अब दोबारा सर का ध्यान इधर उधर होगा तो फिर देख लिया किसका है क्या। मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैं तो चाहूं तो आपको छूट दे दूं, रखो अपने अपने टेबल पे मोबाइल, लेकिन ऐसे छूट दे दूंगा तो जो बिगड़ने वाला नहीं वो भी बिगड़ जाएगा। इसीलिए मेरे को थोड़ा स्ट्रिक्ट रहना पड़ता, थोड़ा डिसिप्लिन रखना पड़ता।
पर इतना ध्यान रखो, ये डिसिप्लिन से फायदा आपको होने वाला है, समझ रहे? आपको बहुत फर्क पड़ेगा। तो इसलिए आप मोबाइल, आपको मालूम है कि कोई इंपॉर्टेंट अर्जेंट आपको कॉल या ये नहीं आता, ये आपको अच्छे से मालूम है। अब एक आधा बोलेंगे सर मेरे घर से आया तो मेरे पेरेंट्स को जरूरत पड़ी, तो आप सब जन अपने घर में अपने पेरेंट्स को या जो भी आपके ऐसे ब्रदर सिस्टर जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं उनको आप कैप्स का ऑफिस का नंबर या कैप्स के किसी जैसे सुमित सर वगैरह का नंबर रहता है वो आप दे दो, घर में लिख के रख दो कि भी कभी भी अगर कोई इमरजेंसी है, अर्जेंसी है और मैं कॉल अटेंड नहीं कर पा रहा हूं, मतलब मैं क्लास में हूंगा इसलिए मोबाइल बंद हो सकता है, तो भाई आप इस नंबर पे कॉल कर लो। उस नंबर पे जैसे कोई भी घर का मेंबर बोलेगा कि भाई कुछ अर्जेंसी है ये क्लास में, हाँ ये भी बता देना कि आप कौन से क्लास में हो, वरना पेरेंट को कई बार मालूम ही नहीं रहता कि बच्चे को पूछेंगे कि सर फाउंडेशन में है कि इंटर में है, मालूम नहीं काय में है करके, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बराबर। फिर फाउंडेशन में है तो भाई अप्रैल बैच में है कि जुलाई बैच में है, तो मतलब ऐसा क्लियर बता के रख दो, बल्कि एक चिट्ठी बना के रख दो, डीजीएस कैप्स आई एम इन दिस 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 बैच, बराबर, एंड दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर फॉर एनी अर्जेंसी। वो लोग आके यहाँ मैसेज देंगे कि भाई आपको घर से कॉल आ रहा है, आप अटेंड कर लो, समझ गए। बाकी के समय आपको निश्चिंत होके यहां ध्यान देना चाहिए, वरना डिस्टर्बेंस होता है। मेरे को मालूम है आप लोग क्या करते रहते हो, यानी ये मत समझा करो कि अरे सर को तो ऐसा बुद्धू बनाया, सर को पता ही नहीं। बोले मैं तो मस्त गेम खेल रहा था। बोले हाँ बहुत तीर मार रहे थे ना गेम खेल के, है? मैं क्या सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूं क्या कि एक एक को बिल्कुल नजर घुमा के देखता रहूं कौन गड़बड़ कर रहा है? मेरा काम है आप पढ़ाना, पढ़ाते पढ़ाते मेरे ऑब्जर्वेशन में कुछ आ जाता है मैं बोल देता हूं, क्योंकि आप जितने इन चीजों को फॉलो करोगे फायदा आपका होगा, आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आप ही को उसका बेनिफिट मिलेगा, बराबर। ये तो मेरे बोले बगैर आपने कर लेना चाहिए, जो जितना जिम्मेदारी से काम करेगा उसको उतना फायदा होने वाला। ये पवन सर को देखते हो ना, ये पवन सर जब एग्जाम देते, अभी सीए बनने के बाद भी सीएस वगैरह की देते थे, जब 2-2 3-3 महीने सोशल मीडिया से अपने आप को पूरा हटा देते थे, जबकि वो प्रोफेशनल बन चुके थे, बिजी पर्सन है। बोले नहीं सीएस की एग्जाम देना है, सीएस की फाइनल की एग्जाम देना, 2 महीने 3 महीने सोशल मीडिया से बिल्कुल बाहर। फिर आप क्यों नहीं कर सकते? कुछ समय के लिए तो कर सकते हो ना अपने को, कि जितनी देर मेरी क्लास वास है मैं ये कर दूं करके। अगर आप अपने मोबाइल के यूज को रिस्ट्रिक्ट कर दोगे कि भाई मैं बीच में मोबाइल सिर्फ किसी को कॉल करना है या किसी का कॉल आया उसके लिए यूज करूंगा, बाकी सोशल मीडिया वगैरह आप एक टाइम फिक्स कर दो। शुरू में हो सकता है कि आपको थोड़ा ज्यादा जरूरत महसूस होगी, क्योंकि आदतें मुश्किल से बदलती है। अब आदत तो डाल लियो, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे लोगों को मोबाइल की आदत डल जाती है। जब वो बच्चा छोटा सा रहता तो मम्मी पापा को भी बड़ा गर्व होता है, अरे हमारा बच्चा ना बोले तो सब साइट खोल लेता, बोले बढ़िया गेम्स खोल लेता है। कितनी बड़ी गलती कर रहा है, उस छोटे से मासूम बच्चे को आपने ऐसी हथियार दे दिया है जिससे वो खुद ही का नुकसान कर रहा है। साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च की है कि 13 या 14 साल, उन्होंने बोला है कि 13-14 साल तक बच्चों का जो ब्रेन रहता है वो काफी डेलिकेट होता है और काफी उसमें ग्रोथ चलता रहता है। इसलिए उस समय उसको ये जो मोबाइल वगैरह से जो रेज निकलती है दे आर वेरी हार्मफुल, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज इंक्लूडिंग मोबाइल टीवी, ये तो इनसे बच्चे को बिल्कुल दूर रखना चाहिए। और अपन तो इतने छोटे छोटे बच्चे आजकल देखो दिन भर घर में, क्लास स्कूल से आए नहीं, खाना वाना बाद में उठा के अपना मोबाइल ले लेंगे। कई बच्चों को खुद के मोबाइल मिल जाते हैं, जिनको खुद के मोबाइल नहीं मिलेंगे तो मम्मी पापा जो रहा उसका मोबाइल मांगेंगे, घर में कोई ग्रैंड पेरेंट है उनका मोबाइल मांगेंगे। और बच्चे लोग मोबाइल में कितना प्रॉब्लम हो रहा भगवान ही जाने, क्या करना समझ में नहीं आता। ये बिल गेट वगैरह का नाम सुने हो ना, कंप्यूटर के फील्ड का इतना महारथी आदमी, पता करना गूगल में आपको मिल जाएगा। इनके बच्चों को इन्होंने
14-15 साल तक कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट घर में रखते ही नहीं थे। वो शायद खुद के लिए भी कोई मोबाइल नहीं रखते थे घर में। यानी उतना समय उनके घर में ना टीवी ना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें नहीं, कोई भी नहीं। अब अपने अपने छोटे छोटे से बच्चों को वो मोबाइल देने लगते हैं, फिर उसके बाद वो जिद्दी बन जाता है, बगैर मोबाइल के फिर वो मानता ही नहीं है। शुरू में उसको खाना खिलाना है तो मम्मी ने मोबाइल पकड़ा दिया हाथ में, रो रहा है तो चुप करना है तो मोबाइल पकड़ा दिया हाथ में, बाकी तरीके नहीं करने का, सब मोबाइल देने का। कितना नुकसान हो रहा बच्चों के लिए, और इसी का नतीजा होता है कि बच्चों का मेंटल ग्रोथ पे एडवर्स इफेक्ट होता है। तो आप तो समझदार हो, खुद समझो, सोशल मीडिया के अपने इन्वॉल्वमेंट को कम करो। पहले डिसाइड कर लो कि भाई मॉर्निंग में और इवनिंग में आधा घंटा यूज करूंगा, फिर मॉर्निंग का भी बंद कर डालो, इवनिंग में आधा घंटा का यूज करूंगा। ऐसे करके रिस्ट्रिक्ट करो अपने आप को, भला आपका होगा, फॉलो करो। नहीं करोगे तो भाई आपका ही नुकसान है, मैं क्या बोलूंगा उस पर। इसके बाद अगली चीज, क्लास में कोई भी सोएगा नहीं, ठीक है। मैं बिल्कुल, मेरे को पसंद नहीं आता कि मैं पढ़ा रहा हूं, कहीं नजर घुमाया देखा कि वो, नहीं तो कुछ कुछ तो इतने मस्त बिल्कुल बढ़िया ऐसे करके सो ही जाते। न डर है न लिहाज है कि भाई क्लास में बैठा हूं। ऐसे ऐसे बच्चे रहते बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल रख दिए मुंडी, सो गए बढ़िया। ये पढ़ने की जगह बराबर, यहां पे बिल्कुल। अब हो सकता है कि रात में आपने बहुत देर तक पढ़ाई की है, मैं पॉजिटिव थिंकिंग वाला पर्सन, आपने क्या किया वो आपको मालूम है, लेकिन मैं तो यही मान के चल रहा हूं कि आपने बहुत देर तक पढ़ाई की, इसीलिए सुबह सुबह फिर नींद आ रही है, क्योंकि हमारी बॉडी को भी एक रीजनेबल रेस्ट की जरूरत है। मेरे खुद को होता, कभी कभी मेरे को नींद नहीं आती, कुछ मेरे दिमाग में कुछ भी कैलकुलेशन चलने लगा तो मेरी नींद नहीं आती, फिर वो दिमाग में चलता रहता। और कैलकुलेशन है से पैसे का रहता, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ऐसा रहता, मेरा दिमाग, और अब मेरे को कुछ बनाना है, कुछ करना है, तो मैं अपना ही खुद का दिमाग लगाता रहता, फिर वो दिमाग में घूमते रहती चीजें। करवाना किसी और से होगा, लेकिन मेरे दिमाग में पूरी उसकी प्लानिंग कैलकुलेशन चलता है। तो मुझे खुद को फिर थोड़ा मुश्किल जाता है कि क्लास में मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा। नहीं, पर आपको पढ़ना है, सीखना है, तो आप अपना टाइम फिक्स कर लो कि मेरे को इतनी नींद जरूरी है, मेरे को सुबह क्लास के लिए उठना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो मेरे को इतने बजे तक सोना जरूरी है, बराबर, ताकि क्लास में आप कंट्रोल में रहो। फिर भी नींद आ रही है, 2 घूंट पानी पी लो। नींद फिर भी नहीं भाग रही, बड़ा लग रहा है कि थोड़ा, तो भाई जाओ बाहर वॉशरूम में थोड़ा पानी मार लो मुंह पे, फिर नींद भाग जाएगी। अगर लगता है कि नींद तो कुछ ज्यादा ही बेशरम है, भाग ही नहीं रही है, तो उसका भी रास्ता बताता हूं। ये 3 स्टोरी तो है ही ना बिल्डिंग में, ग्राउंड प्लस 3। आप वो स्टेयर में फटाफट 2-3 चक्कर मार लो, और नहीं तो उससे भी बढ़िया रास्ता, यहां से दौड़ के रामनगर चौक तक नीचे जाओ और फिर वापस आओ उतनी की स्पीड में, देख लो, फिर आपको शाम तक के लिए नींद नहीं आने वाली। फिर अब लास्ट चीज जो मैंने अभी ऑब्जर्व किया है आपकी क्लास में, इसलिए बोलूंगा तो समझ जाओगे, मतलब जिसने किया वो समझ जाएगा, बाकी के सबने इधर उधर देखने का भी नहीं। क्लास में कोई भी कुछ भी खाता चबाता हुआ नहीं रहना चाहिए। समझ में आ गई बात? जो भी खाना पीना है ब्रेक में, क्लास शुरू होने के पहले खा पी करके क्लास में आओ। कई लोगों को आदत हो सकती है चिंगम विंगम मुंह में डाल लिए, चबाते बैठे, गाय भैंस की तरह जुगाली करते हुए हैं? मैं यहां, मेरा नजर ऐसे घूमते रहती है, बड़ा इरिटेटिंग लगता है। आप सोचो कि मैं पढ़ाते पढ़ाते कुछ मुंह में डालूं, चबाते बैठूं, बीच बीच में बोलूं, तो आपको कितना इरिटेट होगा, है? यार क्या है सर, यार तो कुछ खा लो, नहीं तो पढ़ाओ चुपचाप, है ना? आप भी, ब्रेक है आपके लिए, खाओ पियो, बढ़िया नाश्ता पानी करो, पर ये चिंगम विंगम जो खाते रहते हो ना, सब मत खाओ, सब नुकसान करता है शरीर को, बेफिजूल की चीज है। देखा तो बोलेंगे नहीं वो, और क्या खाते फिर?
वो खर्रा खाते, ये खाते। हाँ। मैंने आज तक नहीं खाया। मेरे दोस्त दोस्त लोग खाते थे, मैंने नहीं खाया। मेरे को शुरू से था कि कोई ऐसी चीज जो कुछ जिसमें अपना कुछ टैलेंट हो, कुछ बात हो तो करो। इसलिए मैंने कि खर्रा खाना या ड्रिंक्स करना ये सब कभी नहीं, इतने साल हो गए कभी नहीं किए। प्रोफेशनल है, मीटिंग में जाते थे, ऑडिट में जाते थे, बराबर। वहां मैनेजर लोग खाना खाने के लिए लेके जाते थे, ऑफर करते थे, पूछते थे कि भैया सर कुछ लेंगे क्या, नहीं लेते तो नहीं लेते, बराबर। क्योंकि उसमें मुझे लगता था कि इसमें मेरा कोई टैलेंट है क्या, ड्रिंक कर रहा हूं करके, तो उसमें क्या है? हाँ, शरीर के लिए अच्छा है क्या? वो तो नहीं है भाई, सुना तो यही है कि वो शरीर के लिए अच्छा नहीं है। तो जब वो अच्छा भी नहीं है और उसमें कुछ मेरा कोई ये नहीं है, तो क्या करने का, नहीं किया। तो आप तो अभी स्टूडेंट हो, तो आप ऐसी चीजें ना करो तो बहुत ज्यादा अच्छा है। और कोशिश करो कि क्लास में ये जितनी चीजें मैंने बताया उसको फॉलो करो बराबर। हेलो हेलो, कहां से, किस बारे में, पर किस बारे में? लेकिन मेरे को रोज 3 बार आपके, अरे क्यों, मेरे को नहीं चाहिए। मैंने कल परसों भी बोला था, आप मेरे को ना डीएनडी में डाल दीजिए और मेरे को बैंक से कॉल नहीं आना चाहिए। है ना, ऐसे इरिटेट करके रखे, मेरे को बैंक में कंप्लेंट भेजना पड़ेगा रोज। क्रेडिट कार्ड अपग्रेडेशन, क्रेडिट कार्ड के ईएमआई कर लो, अरे वाह, परेशान करते। चलिए, अब अपन ने बैकग्राउंड क्रिएट कर लिया, देख लिया। अब इसको आगे इसमें भी मैं पहला आधा हिस्सा जर्नल का बना रहा हूं, दूसरा आधा हिस्सा जो है वो एरो बनाऊंगा और समझाने के लिए यूज करूंगा। Mr. Nagindas was carrying on business as a merchant. On 1st April 23, his asset liability were as under. तो ये पिछले साल के बचे हुए बैलेंसेस हैं। तो ये इस ईयर के बिगिनिंग में सबसे पहले हम इसकी एंट्री करेंगे। अब ये जो एंट्री होती है ये पूरे एसेट लायबिलिटी को मिला के कंपोजिट एंट्री होती है। एक एक एसेट की एंट्री नहीं होती है, सारे एसेट एक साथ इसी एंट्री में आते हैं। अब यहां पे अपने को थोड़े बहुत दिए हैं। सब एसेट में डेबिट बैलेंस रहता, अभी अपन ने पढ़ा है। तो ये फर्नीचर एसेट है हमारा, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ये जो गुड्स बच गए जिसको स्टॉक बोलते हैं, इसी को इस ईयर में ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। ओपनिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट। कैश एट बैंक ये एक्सप्लेनेटरी वर्ड है। अकाउंट का नाम है बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट। कैश इन हैंड ये एक्सप्लेनेटरी वर्ड है। अकाउंट का नाम है कैश अकाउंट। ड्यू फ्रॉम नरेंद्र, नरेंद्र का अकाउंट। हो
हो सकता है हमने नरेंद्र को उधारी में माल बेचा हो, मुझे पता नहीं है, बट मैंने बोला हो सकता है, तो ऐसी पार्टियों को डेटर बोला जाता है। अब यहां तो एक ही दिया है क्योंकि छोटा सा एग्जाम्पल है। सारे एसेट को ऐसे लाइन से डेबिट करते हैं हम, जितने भी होंगे, बराबर। अब जो लायबिलिटी है उनमें क्रेडिट बैलेंस रहता है, तो थोड़ा सा गैप देके लिखेंगे ड्यू टू लैंडलॉर्ड, तो आप इसको रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट बोल सकते हो, रेंट पेएबल अकाउंट बोल सकते हो, आप इसको लैंडलॉर्ड अकाउंट भी बोल सकते हो। ड्यू टू जेदास, इसको आप जेदास अकाउंट बोलोगे। हो सकता है इससे उधारी में माल खरीदा हो, इन्हीं को क्रेडिटर बोलते हैं। अब सारे एसेट का टोटल लगाएंगे तो ये 47,100 हुआ, यानी इतने अमाउंट के हमारे पास एसेट है। इसमें से लायबिलिटी मतलब बाहर वालों को कितना देना है ये माइनस किया, तो मतलब ये इतने हमारे एसेट है, उसमें से इतनी लायबिलिटी हमको जो दूसरों को देना है वो हमने माइनस कर दिया, तो जो बच गया वो ओनर का है, दैट बिलोंग्स टू ओनर। तो इसी को हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। अब ये फिगर उसने आपको दिया नहीं था, तो फिगर कैसे मिला, तो यहां लिख लेने का बैलेंसिंग फिगर, यानी ये फिगर क्वेश्चन में दिया नहीं था, ये हमने बैलेंस करके निकाला। अब ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसीलिए मैंने इसका कोई एरो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि कोई लेन देन गिव एंड टेक है ही नहीं है। ये क्या है, ये हमारे पास पिछले साल के बचे हुए बैलेंसेस है, समझ रहे हैं कि हमारे पास बचे हुए बैलेंसेस है। अभी जो हमने किया इसी को बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन कि एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल, एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। अब मैथमेटिक्स में आप जानते हो कि कोई भी चीज इक्वेशन के इधर से उधर शिफ्ट करोगे तो साइन बदलता है, तो इसी इक्वेशन को हम बोलेंगे लायबिलिटी को उधर शिफ्ट कर दिया, तो इक्वेशन बन गया एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। यही बैलेंस शीट के दो साइड है, यही जो इक्वेशन लिखा है यही बैलेंस शीट के दो साइड है, एक तरफ पूरे एसेट रहते हैं और एक तरफ कैपिटल और लायबिलिटी रहती है। तो जब भी हमको ऐसे कैपिटल नहीं दिया है तो हम निकाल सकते हैं कि ओनर का क्या है, ओनर को कितना बिलोंग करता, ओनर को कितना मिलेगा, या ओनर की कितनी वैल्यू है, वेल्थ है, तो उसको बोलेंगे ऑल एसेट, ऑर्गेनाइजेशन में जितने एसेट है माइनस ऑल लायबिलिटी। तो यहां पे जब हम लायबिलिटी बोलते हैं मतलब बाहर वालों को, तो अब जो बच गया दैट बिलोंग्स टू ओनर, वो ओनर का है, उसी को अपन बोलते हैं एसेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल। पेड नहीं, उसके पहले परचेज ₹20,000 borrowed from his friend Mr. Ajay 15% per annum। अब ये अजय, अब ये बोरो किया है ना, क्या पैसे उधार लिए, कुछ लिखा नहीं है तो मैं कैश ही लिख दे रहा हूं कि कैश लिया, बराबर। अब ये जो कैश है ये एसेट है, बराबर, कैश पैसा ये क्या है, एसेट है। अब एसेट बढ़ रहा है क्योंकि कैश आपको मिल रही है, तो एसेट में डेबिट रहता है, उसको बढ़ाना है तो अपन बोलेंगे एसेट को और डेबिट करो, ये कैश
अकाउंट डेबिट। अभी जो अजय का अकाउंट है ये लायबिलिटी है, क्योंकि आपने उससे पैसे उधार लिए। अब आपने उससे पैसे उधार लिए, दैट मीन्स यू आर लायबल टू पे, यू आर लायबल टू रिटर्न, तो आपकी लायबिलिटी है। तो पैसे उधार लिए तो आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। अब लायबिलिटी में क्रेडिट रहता है, तो उसको बढ़ाना है तो क्रेडिट करो। अब उसी को आप अजय's लोन अकाउंट बोल सकते हो या लोन फ्रॉम अजय बोल सकते हो। उसके साथ ये रेट भी लिख सकते हो, 15% लोन फ्रॉम अजय। तो इससे पूरी बात क्लियर हो गई। लोन है ये भी पता चला, लोन लिया है ये पता चला, किससे लिया है ये पता चला, उस पे इंटरेस्ट क्या है वो भी पता चला। अब रियल पर्सन लगा के देखोगे तो भी वही होगा कि कैश रियल अकाउंट है, वो चीज आ रही है इसलिए डेबिट। अजय पर्सनल अकाउंट है, वो गिवर है इसलिए क्रेडिट। अब आप खुद ही सोचो कि एंट्री बनाने के बाद किसको क्या मालूम है कि आपने इसको रियल पर्सनल नॉमिनल से बनाया कि एसेट लायबिलिटी से बनाया। इसलिए एंट्री सही बनाना ये इंपॉर्टेंट। Purchase goods worth 10,000 less 20% trade discount and 5% cash discount from Sai Brothers for cash and send them to Yashwant at list price less 5% trade discount। अब ये हमने साई ब्रदर्स नाम की पार्टी से गुड्स खरीदा, तो ये हमारा एक ट्रांजैक्शन हो गया कि हमने उससे गुड्स लिया। अब इसके बदले में हमने उसको इमीडिएट पैसे दिया ये, और उसका कुछ क्रेडिट टर्म हो सकता है, यानी जैसे उसने बोला भाई 2 महीने में दे देना पर हमने बोला नहीं मैं अब भी देता पैसे, यानी हमने उसको जल्दी पैसे दिया, यानी हमने उसको बेनिफिट दिया। समझ रहे? तो हमने उससे गुड्स लिया, बदले में उसको पैसे दिया, जल्दी दिया। क्लियर? तो जब भी आप किसी को बेनिफिट देते हो तो उसकी कीमत आपको मिलती है, इसीलिए इसको बोलोगे मेरी इनकम है। क्या है ये? मेरी इनकम है, मेरे को उसकी वजह से कंसेशन मिलेगा। आपने कैश दिया, पैसा दिया, ये आपका क्या है? एसेट है, लेकिन जा रहा है तो उससे एसेट क्या होगा? रिड्यूस होगा। तो आपको लगे तो आप माइनस साइन लगा सकते हो, सिर्फ एसेट की बजाय माइनस एसेट बोल सकते हो कि आपका एसेट रिड्यूस हो रहा है, जा रहा है। ये आपने गुड्स खरीदा, उसको अपन अपना खर्चा बोलते हैं, एक्सपेंस। समझ में आ गई बात? तो एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करना है, ये परचेस अकाउंट को करेंगे डेबिट। कैश नाम का एसेट जा रहा है इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट, एसेट को रिड्यूस करना है। और हमने जल्दी पैसे दिया, इस वजह से हमको कंसेशन मिला, तो डिस्काउंट रिसीव्ड बोल सकते हो, डिस्काउंट अर्न बोल सकते हो। अब इसके फिगर हमको निकालना पड़ेगा। अब इसको लिस्ट प्राइस, प्रिंटेड प्राइस, कोटेड प्राइस या एमआरपी वगैरह जो बोला जाता है, तो आपने बहुत सारे प्रोडक्ट में देखा होगा उसके डब्बे में छपा रहता कि प्राइस कितना है, बराबर। तो वो प्राइस ये दिया हुआ है 10,000। अब इसमें से उसने 20% ट्रेड डिस्काउंट कम कर दिया, इसका मतलब हम 10,000 का परचेज बोलेंगे ही नहीं, हम परचेज अमाउंट या परचेज की कॉस्ट जो है वो बोलेंगे 8,000 है, हमने 8,000 में खरीदा है। अब उसको हमने जल्दी पैसे दिया, इसलिए उसने
5% और कम कर दिया, जिसको हम बोलेंगे कैश डिस्काउंट। अब 8,000 देना था, 5% कम किया तो 400 कम किया, यानी कि 7,600 हमने उसको पे किया। ये कैलकुलेशन हो गया पूरा। तो कैश अकाउंट, परचेज अकाउंट में डेबिट होगा 8,000, 8,000 का माल खरीदा ऐसा बोलेंगे। पेमेंट किया 7,600, 400 रुपए का हमको कंसेशन मिला, डिस्काउंट मिला। अब हम है ट्रेडर, तो हम इधर से खरीदते और इधर बेचते। तो हमको इस गुड्स का ऑर्डर आया होगा यशवंत से, बराबर। तो हमको यशवंत ने बोला भाई फलाना फलाना माल दो। अब हमारा वो माल गोडाउन में नहीं है, वो माल हम साई ब्रदर से मंगाते होंगे। तो हमने साई ब्रदर को फोन लगा दिया, भैया इतना इतना माल भेज दे। अब क्योंकि वो माल हमको यशवंत को ही देना था, तो इवन हमने उसको डायरेक्टली यशवंत क्या भेज दिया होगा, साई ब्रदर्स को ही बोला होगा कि भाई ये माल इतनी इतनी क्वांटिटी फलाने एड्रेस पे पहुंचा दो, ताकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी बच जाता है। समझ में आ रहा है? ये बिजनेस में होता है। तो भले ही साई ब्रदर ने यशवंत के यहाँ डायरेक्ट माल भेजा होगा, बट साई ब्रदर और यशवंत के बीच में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। इसमें हम है बीच में, हमारा और साई ब्रदर्स का है और हमारा और यशवंत का है। तो हमने साई ब्रदर से खरीदा, अब हमने ये गुड्स यशवंत को बेचा। ये अब ये गुड्स बेचा, ये हमारे लिए इनकम है, सेल्स। यशवंत को उधारी में माल बेचा, यानी हमको इससे पैसे लेने का हक बन गया, राइट बन गया। तो ये हमारा एसेट हो गया, डेटर हो गया। तो डेटर बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, इसलिए डेबिट करेंगे उसको, यशवंत अकाउंट डेबिट। इनकम भी बढ़ रही है तो सेल्स अकाउंट में करेंगे क्रेडिट। इस ट्रांजैक्शन से एसेट भी बढ़ा, इनकम भी बढ़ी। अब ये वही गुड्स बेचा है, तो उसका लिस्ट प्राइस जो है वो तो 10,000 है, ऊपर दिख रहा है छपा हुआ प्राइस। हमने यशवंत को बोला कि भाई हम 5% और कम कर देते तुम्हारे लिए, तुम हमारे अच्छे कस्टमर हो, रेगुलर कस्टमर हो। 5% कम कर दिया, इसका मतलब हमने उनको 9,500 में बेचा। तो हमारे लिए सेल प्राइस, सेल वैल्यू हो गई। यशवंत अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। पेड रेंट ऑफ मार्च ₹150। अब इसकी एंट्री अब आपको बोलूंगा तो आप में से कई फटाक से एंट्री बना लेंगे। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गलत एंट्री है, गलत एंट्री है। इसलिए मैंने बोला था इस प्रॉब्लम में बहुत कुछ सीखने की है। अब ये एक एक चीज जो मैं बता रहा हूं, ये एक प्रॉब्लम का पॉइंट नहीं है, एक ट्रांजैक्शन नहीं है, ये कंसेप्चुअल चीज है। मतलब ये चीजें जिंदगी भर जहां भी आएगी ऐसे ही आपको काम करना है, इसलिए उनको समझो। ठीक? तो कोई भी ये जो एक्सपेंस के नेचर की चीजें होती है, एक्सपेंस यानी अपन ने क्या बोला कि गुड्स सर्विसेज बेनिफिट, अगर हमने किसी से लिया तो हमारा खर्चा है। तो ये जो गुड्स सर्विसेज बेनिफिट का लेना और पैसों का देना, ये दोनों एक साथ हो ऐसा जरूरी नहीं है। समझ रहे?
हो सकता है गुड्स सर्विसेज बेनिफिट आपने अलग समय में लिया, पैसे का लेन देन अलग समय में किया। तो यहां पे मैं आपको 3 वर्ड यूज कर रहा हूं, को ध्यान दीजिए। कोई भी एक्सपेंस, कोई भी इनकम, भले हमारे सामने एग्जाम्पल रेंट का है, बड़े जो भी बता रहा हूं ये किसी भी एक्सपेंस के लिए, किसी भी इनकम के लिए अप्लीकेबल है। कि कोई भी एक्सपेंस या इनकम को हम बोलते हैं इट एक्रूज, एक्रू हो रहा। कब एक्रू हो रहा? जब उसकी वो सर्विसेज या बेनिफिट का लेन देन हो रहा तब। तो जो टाइम बेस्ड चीजें होती है जैसे रेंट, तो मैंने एक दिन ये प्रीमाइसेस, क्योंकि प्रीमाइसेस किसी और की है, मैंने एक दिन इस प्रीमाइसेस को यूज किया, यानी एक दिन का रेंट एक्रू हो गया। 2 दिन हो गए, 2 दिन का रेंट एक्रू हो गया, क्योंकि मेरे को बेनिफिट मिलता जा रहा है। तो इसका मतलब जैसे जैसे मेरे को बेनिफिट मिल रहा है वैसे वैसे ये जो रेंट का खर्चा है ये एक्रू होते जा रहा है। तो कोई भी एक्सपेंस, कोई भी इनकम जो टाइम बेस पे होता है, हम उसको बोलेंगे इट एक्रूज एवरी डे। रेंट हो, सैलरी हो, इंटरेस्ट हो, ऐसा कोई भी आइटम, इट एक्रूज एवरी डे। बाकी के केसेस में हम बोलेंगे जिस समय सर्विसेज या बेनिफिट का लेन देन हुआ उस समय वो एक्रू हो गया। अब मुझे बताइए, रेंट एक्रू तो रोज हो रहा, या मेरे ऑफिस में एम्प्लॉय लोग हैं, उन लोगों ने एक दिन काम किया, एक दिन की सैलरी एक्रू हो गई। उन्होंने दूसरे दिन भी काम कर लिया, 2 दिन की सैलरी एक्रू हो गई। पर क्या वो घर मालक रोज आके किराया मांगता? क्या वो एम्प्लॉय लोग रोज सैलरी मांग रहे? क्या नहीं। इसका मतलब दोनों पार्टियों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनती है कि कब इसके पैसों का लेन देन करेंगे। तो दैट इज कॉल्ड ड्यू होना। तो एक्रू हो रहा रोज, ड्यू होगा जैसा उन लोगों ने डिसाइड किया होगा। तो नॉर्मली सैलरी है, रेंट है, इसका चलन क्या है? मंथ टू मंथ। तो महीना खत्म होगा तब वो ड्यू होगा। समझ रहे? एक्रू रोज हो रहा था, ड्यू कब हुआ? महीना खत्म होने के बाद। अब महीना खत्म होने के बाद इमीडिएट पे कर देगा ऐसा भी जरूरी नहीं है, हो सकता है 1-2 दिन आगे पीछे चलता है, तो उसको बोलेंगे पेमेंट। एक्रू होना, ड्यू होना और फिर उसका पैसों का लेन देन होना। 3 पॉइंट है। जब भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो हमने देखना चाहिए कि क्या वो पहले ही अकाउंट तो नहीं हो चुका था। अगर वो पहले ही अकाउंट हो चुका था, उस समय पैसे का लेन देन नहीं हुआ था, तो इसका मतलब उस समय उसका रिसीवेबल या पेबल अकाउंट क्रिएट किया गया होगा। अब मैं यहां पे इसी को ये मान लीजिए एक छोटा सा, तो यहां पे 1 महीना हो गया, तो हम बोलेंगे रेंट डेबिट, रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट क्रेडिट, क्योंकि भाई मैंने पैसे थोड़े दिया, महीना हो गया तो मैं बोलूंगा भाई इसका बेनिफिट 1 महीने का मिल गया, तो रेंट अकाउंट कर दिया डेबिट, रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट या रेंट पेबल अकाउंट कर दिया क्रेडिट। अब उसको पेमेंट देने के लिए एग्रीड है कि भाई अगले महीने के 5 तारीख तक हम दे देंगे, तो अगले महीने के 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख को हम पे कर देते हैं। तो जब हम पे करेंगे यहां पर जाके, तो अब ये मत बोलो कि रेंट पे किया, क्योंकि रेंट पे किया बोलोगे तो नेचुरल आपके मन में एंट्री बनेगी रेंट डेबिट। आपने बोलना चाहिए मैंने रेंट पेबल का पेमेंट किया, आपने बोलना चाहिए मैंने लायबिलिटी पे किया। रेंट पे किया बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि रेंट की अकाउंटिंग पहले ही हो चुकी है। अब आपके मुंह से निकलेगा रेंट पे किया, तो नेचुरल एंट्री में भी आप रेंट अकाउंट डेबिट बोलोगे। तो आपने क्या बोलना चाहिए? मैंने लायबिलिटी पे किया, रेंट पे नहीं किया, मैंने लायबिलिटी पे किया। तो मेरी लायबिलिटी खत्म होना चाहिए। वो लायबिलिटी क्या नाम से दिख रही? वो लायबिलिटी रेंट आउटस्टैंडिंग नाम से दिख रही, रेंट पेबल नाम से दिख रही, तो मैं उसको आउटस्टैंडिंग अकाउंट या पेबल अकाउंट करूंगा डेबिट, और कैश बैंक अकाउंट करूंगा
क्रेडिट। तो कोई भी ऐसा एक्सपेंस इनकम जब ड्यू हुआ तब हमने एंट्री ले ली, पर उस समय पैसे का लेन देन बाकी है, तो एक लायबिलिटी या एक एसेट खड़ा हो जाएगा। ये एक्सपेंस का केस था इसलिए लायबिलिटी खड़ी हो गई। इनकम का केस होता तो एक एसेट खड़ा हो जाता, रिसीवेबल, लेना बाकी है। अब आगे जाके जब पैसे का लेन देन होगा तो फिर आप ये मत बोलो कि एक्सपेंस पे किया, ये मत बोलो कि इनकम रिसीव किया, आप बोलो मैंने पुराना पेबल पे किया, आप बोलो मेरे को पुराने रिसीवेबल का पैसा मिला, तो गड़बड़ी नहीं होगी। अब कोई बोलेगा सर ये तो डबल डबल काम हो रहा, बिल्कुल सही बात है। तो कुछ दूसरा रास्ता है क्या कि मेहनत कम हो जाए? बिल्कुल रास्ता है। तो आपके पास एक रास्ता यह है जो यहां दिखाया। दूसरा रास्ता है कि जब महीना खत्म हुआ आपने कोई एंट्री नहीं ली, महीना खत्म हुआ आपने कोई एंट्री नहीं ली, तो अब जब अगले महीने की 3 तारीख 4 तारीख को पे करोगे तो आप ये नहीं बोलोगे कि मैंने लायबिलिटी पे किया, क्योंकि लायबिलिटी है ही नहीं आपके बुक्स में, आपने लायबिलिटी क्रिएट ही नहीं की थी। समझ में आ रही बात? यानी आपको जो शब्द यूज करना है वो अकाउंट से मैच होना चाहिए। आपके बुक्स में लायबिलिटी क्रिएट किए थे क्या? नहीं किए थे, तो आप फिर लायबिलिटी पे किए नहीं बोलेंगे। फिर क्यों पे कर रहे हैं? तो बोलूंगा भाई एक महीने उसकी जगह यूज किया, उसका चार्ज दे रहा हूं, यानी रेंट का खर्चा है, तो मैं बोलूंगा रेंट डेबिट, कैश क्रेडिट। आधा काम हो गया, मेहनत आधी हो गई, बराबर। ये अकाउंटिंग करो या ये अकाउंटिंग करो, दोनों 100% करेक्ट है। लेकिन ये मान लो कि भी अप्रैल महीना है, अप्रैल का आपने मई में पे किया, मई महीने का आप जून में पे कर दोगे, जून का आप जुलाई में पे कर दोगे, ये अभी तक मैंने जितने मंथ बोला ये सेम ईयर में आ रहे हैं, इसलिए ये दोनों परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम। क्योंकि इस ईयर का खर्चा इस ईयर में आना चाहिए, इस ईयर की इनकम इस ईयर में आना चाहिए। इसको बोलते हैं एक्रूअल प्रिंसिपल, इसको बोलते हैं एक्रूअल प्रिंसिपल। इसी पे से जो सिस्टम बना है उसको बोलते हैं मर्केंटाइल सिस्टम। और ये आप जो पढ़ते हो ये एक्रूअल प्रिंसिपल से ही अकाउंटिंग होती है, पूरी मर्केंटाइल सिस्टम से ही होती है। आप पूरी जो अकाउंटिंग पढ़ोगे वो ही है। क्या है वो एक्रूअल प्रिंसिपल? फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस ईयर का एक्सपेंस इस ईयर की इनकम इस ईयर में आना चाहिए। पैसों का लेन देन हुआ तो भी, पैसों का लेन देन बाकी है तो भी। समझ में आ रही बात? तो टारगेट क्या है आपका इस ईयर का, क्योंकि हर ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं, बताया आपको। तो भी अगर मैं इस ईयर का एक्सपेंस इनकम इस ईयर में अकाउंट नहीं करूंगा तो एक तो इस ईयर का प्रॉफिट लॉस गलत हो जाएगा, फिर अब इस ईयर अकाउंट नहीं किया तो नेक्स्ट ईयर में करूंगा तो नेक्स्ट ईयर का भी गलत हो गया, क्योंकि वो उस ईयर का है ही नहीं। इसलिए मर्केंटाइल सिस्टम या एक्रूअल प्रिंसिपल को ही सही अकाउंटिंग माना जाता है। हम लोग भी जितना पढ़ते हैं वही पढ़ते हैं। अब लेकिन उसमें आपको साल भर का टारगेट है, तो आप बोलोगे मैं हर महीने में ड्यू करता फिर पेमेंट, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम, करो। पर आप ठहरे थोड़े कामचोर इंसान, तो आप बोलते कहां डबल डबल मेहनत करेंगे, कोई हरकत नहीं, ये भी चलेगा। लेकिन कब तक चलेगा? जब तक ये दोनों जो डेट है यानी कि एक्रू होने वाली और पेमेंट वाली वो विद इन द सेम ईयर आ रहा, तब तक चले। अब आ जाते अपन यहां पे एंड में। अब ये लास्ट महीने का, अब यहां पर आपको बेनिफिट तो मिल चुका है, यानी वो एक्रू तो हो चुका है, पर पैसे का लेन देन अभी हुआ नहीं। तो पहले वाले केस में तो आपकी प्रैक्टिस ही है कि आप रेंट को करते हो डेबिट, आउटस्टैंडिंग को करते हो क्रेडिट, तो आपका चलन ही है, वो तो आपका तरीका ही है पहले वाले केस। लेकिन दूसरे वाले केस में भी आपको ये करना पड़ेगा
इसका मतलब 11 महीने तक आपने अप्रैल का मई में अकाउंट किया, मई का जून, जून का जुलाई, जुलाई का अगस्त चलेगा, पर 12वें महीने में तो आपको अब रुकना पड़ेगा। मार्च का मार्च में ही अकाउंट करना पड़ेगा, क्योंकि यहां से ईयर बदलने वाला है। इतनी अगर आपने प्रिकॉशन ले ली तो हम बोलेंगे मर्केंटाइल सिस्टम है। जिसने पहला फॉलो किया वो भी मर्केंटाइल सिस्टम कहलाएगा, जिसने दूसरा फॉलो किया वो भी मर्केंटाइल सिस्टम कहलाएगा, क्योंकि हमने इस ईयर का खर्चा इस ईयर में बराबर अकाउंट कर लिया। अब मैंने बोला कि रेंट तो रोज एक्रू हो रहा, सैलरी तो रोज एक्रू हो रही, इंटरेस्ट तो रोज एक्रू हो रहा, और अकाउंटिंग के इस प्रिंसिपल को एक्रूअल प्रिंसिपल बोलते हैं। और मैंने बोला हम अकाउंटिंग एक्रूअल प्रिंसिपल से ही करते हैं। तो एक्रूअल प्रिंसिपल ये नहीं बोल रहा है कि आप उसको रोज रोज एक्रू करो, एक्रू रोज हो रहा है, पर आपको बुक्स में उसको रोज रोज अकाउंट करने की जरूरत नहीं है। आपको ये ध्यान में रखना है कि इस ईयर को टारगेट बनाओ, इस ईयर का जो भी, अब मैं एक्सपेंस के लिए बोलता हूं पर वही इनकम के लिए भी हो, इस ईयर का जो भी खर्चा है, और खर्चा कब बोलेंगे कि उसका गुड्स, सर्विसेज, बेनिफिट मेरे को इस ईयर में मिला, तो मतलब वो इस ईयर का खर्चा है। तो इस ईयर का खर्चा है और पेमेंट भी हो गया तो नेचुरल वो तो अकाउंट हो ही गया होगा। पेमेंट नहीं हुआ है बट इस ईयर का खर्चा है, अब ईयर एंड हो रहा है, तो आप आउटस्टैंडिंग की, पेबल की एंट्री कर लो, परफेक्ट हो जाएगा। इस ईयर में मेरे को बेनिफिट मिला है, यानी खर्चा एक्रू हो गया है बट ड्यू नहीं हुआ, अभी ड्यू नहीं हुआ, समझ रहे? एक्रू हो गया है, ड्यू नहीं हुआ तो भी अकाउंट कर लो, क्योंकि ईयर बदल रहा है। इतना अगर हमने किया, यानी हमने एक्रूअल प्रिंसिपल को फॉलो किया, तो पेमेंट में तो एंट्री करते ही हम, ड्यू बेसिस पे करना है तो भी चलता, नहीं करना है ड्यू बेसिस पे तो आप कम से कम ईयर एंड में ड्यू बेसिस का ध्यान रख लेना। एक्रू रोज रोज होने वाले आइटम भी है, लेकिन उनको रोज रोज कोई अकाउंट नहीं करता, क्योंकि रोज रोज हमको प्रॉफिट लॉस नहीं बनाना है, क्योंकि हम टाटा, बिरला, अंबानी की अकाउंटिंग नहीं कर रहे हैं, समझ रहे? नहीं तो फिर कोई मेरे कुछ काउंटर करेगा, सर अब भी आप बोल रहे थे कि टाटा, बिरला, अंबानी रोज, बिल्कुल करते होंगे, उसके सिस्टम बनते फिर कि कैसे रोज, उसके लिए रोज रोज अकाउंटिंग करो ऐसा नहीं रहता है, उसके तरीके होते हैं, बराबर? आप उधर वो ही बता दो, वो आपको टाटा बिरला के लिए जब काम करना होगा ना तब जरूरत पड़ेगी ना, तब मेरे पास आना, मैं बता दूंगा। अभी पहले अकाउंटिंग सीख लो, समझ रहे? तो अभी अपन जो पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग एक नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, उसको रोज रोज तो प्रॉफिट लॉस बनाना नहीं है, इसलिए वो रोज रोज एक्रू कोई नहीं करता। बट ईयर एंड में आपको ध्यान रखना है कि कोई एक्सपेंस या इनकम अगर एक्रू हो गई है, ड्यू भी नहीं हुई, तो भी अकाउंट करो। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूं, फिर आगे बढ़ूंगा। मान लीजिए कि यहां हमने किसी से पैसे उधार लिए, लोन लिया, ठीक, और हमारे और उसके बीच में अंडरस्टैंडिंग है कि 6 महीने में इंटरेस्ट देंगे। 3 महीने हो गए, बताइए वो पार्टी मेरे से इंटरेस्ट मांग सकती क्या? नहीं मांग सकती, क्योंकि ड्यू नहीं हुआ, क्योंकि ड्यू क्या एग्री किया था 6 महीने में, तो अभी तो 3 ही महीने। लेकिन 3 महीने मैंने उसका पैसा यूज किया कि नहीं किया? किया, मतलब मेरे को बेनिफिट मिला, मतलब 3 महीने का इंटरेस्ट एक्रू हो गया। अब मेरा ईयर एंड आ गया, 1 महीने का भी एक्रू हुआ था पर तब मैंने चिंता नहीं की, 2 महीने का भी एक्रू हो चुका था तब भी मैंने चिंता नहीं की, क्योंकि मेरे को उस समय फाइनल अकाउंट नहीं बनाना था, लेकिन अब बनाना है। तो अब मैं ये 3 महीने का इंटरेस्ट अकाउंट करूंगा, इंटरेस्ट डेबिट, आउटस्टैंडिंग भी बोल सकते हो, पेबल भी बोल सकते हो, बट कई बार क्योंकि वो ड्यू तो हुआ नहीं है तो इसलिए आउटस्टैंडिंग या पेबल बोलने की बजाय उसको बोलेगा इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट। क्या बोल देगा? इंटरेस्ट एक्रूड अकाउंट। समझ में आ गया? तो ये एक्रूड वर्ड, आउटस्टैंडिंग वर्ड दो धारी तलवार है, दोनों साइड से यूज होता है। क्योंकि ये इंटरेस्ट खर्चा था मेरे लिए, तो ये इंटरेस्ट एक्रूड, आउटस्टैंडिंग, पेबल है। बट यही अगर मैंने किसी को लोन दिया होगा
ये 3 महीने का एक्रूड इंटरेस्ट या आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट मेरे लिए रिसीवेबल है। समझ में आ रहा है? तो ये एक्रूड वर्ड, आउटस्टैंडिंग वर्ड, रिसीवेबल भी हो सकता है, पेएबल भी हो सकता है। इसे ध्यान से समझ के फिर काम करते हैं। तो अब आपका ये जो रेंट है ये तो पिछले महीने का है और ईयर बदला था, तो उसने पिछले साल ऑलरेडी इसकी अकाउंटिंग किया था और आपके पास उसकी जानकारी भी थी, आपने ध्यान नहीं दिया। ये देख लो, ये पिछले साल का बैलेंस आपने इस साल लाया, आपको खुद दिख रहा है। तो आपको मालूम होना चाहिए था कि मैं जो पेमेंट कर रहा हूं वो पुरानी लायबिलिटी का पेमेंट कर रहा हूं। तो एंट्री होगी रेंट पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर आपने रेंट आउटस्टैंडिंग लिखा होगा तो रेंट आउटस्टैंडिंग लिखो दोनों जगह, पेबल लिखा होगा तो पेबल लिखो। किसी को भी यहां तक में कुछ बोलना है, पूछना है तो बता सकते हैं। एनी क्वेश्चन, एनी पॉइंट? कोई भी क्वेश्चन, कोई भी पॉइंट है तो बताइए। वही लिखेंगे आप, बीइंग ओपनिंग बैलेंसेस रिकॉर्डेड, बीइंग ओपनिंग बैलेंसेस ब्रॉट फ्रॉम लास्ट ईयर, इस टाइप से कुछ भी लिख सकते। बीइंग लास्ट ईयर्स बैलेंस ऑफ एसेट लायबिलिटी रिकॉर्डेड ब्रॉट फॉरवर्ड एंड बैलेंसिंग फिगर इज कैपिटल, या ने एसेट माइनस लायबिलिटी इज कैपिटल, लिख दो। बोलिए, किसी को और कोई क्वेश्चन? नरेशन के कोई वर्डिंग या लैंग्वेज ऐसा फिक्स नहीं है, सिर्फ वो बीइंग वर्ड से शुरू करने का चलन है, बाकी आप अपने मन से लिख दो उसके बारे में। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। दस तारीख, परचेज 60 shares of G Limited at 110 each and brokerage paid ₹60। अब ये किसी कंपनी के शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, ऐसी सिक्योरिटी हमने खरीद लिया तो उसी को बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। उसी को क्या बोलता है? इन्वेस्टमेंट। ये हमने इन्वेस्टमेंट खरीदे हैं, अब ये इन्वेस्टमेंट भी एसेट है। अब इसकी कीमत हमने चुका दी, क्योंकि हमको पार्टी का नाम नहीं दिया है तो हम मान लेंगे कि हमने उसकी कीमत चुका दी। तो इन्वेस्टमेंट खरीदा और पैसे दिया। अब मैंने बोला पार्टी का नाम नहीं दिया है, अब किसी कंपनी में फटाक से आया होगा, नहीं सर दिया है, तो पार्टी का नाम नहीं दिया है। कंपनी भी पार्टी होती है, कंपनी का दिया मतलब कंपनी और इंडिविजुअल, ऐसा डिस्टिंक्शन नहीं बोल रहा मैं, ठीक है? हाँ, तो एक एक चीज पे ध्यान दिया करो बराबर। मैं आपको हर चीज बताऊंगा, मेरे को मालूम है कहाँ गड़बड़ करते आप लोग, इसलिए मैं बस थोड़ा तरीका बदलता हूं, पहले बोल देता हूं, बताता नहीं, फिर मौका देखता हूं, फिर बोलता हूं आपको कि हाँ ये चीज आप सोच रहे थे ना।
तो जी लिमिटेड के शेयर खरीदे, जी लिमिटेड से नहीं खरीदे। ये शेयर हम मार्केट से खरीदते हैं। स्टॉक एक्सचेंज वर्ड सुना होगा ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सुनते होंगे ना। तो स्टॉक एक्सचेंज इज द प्लेस जहां पे ये सिक्योरिटीज बेची खरीदी जाती है। तो हमारे ब्रोकर लोग रहते हैं, उनके थ्रू करना पड़ता है। ये सब्जी मार्केट की तरह नहीं है कि गया ना अपन भाव ताव कर रहे हैं, उसका अपना एक सिस्टम बना है, बराबर। तो आपको शेयर चाहिए, आपको स्टेट बैंक का शेयर चाहिए, तो वो स्टेट बैंक की ब्रांच में मत जाना। तो पहुंच गए स्टेट बैंक की ब्रांच में, हमको स्टेट बैंक का शेयर चाहिए, है ना, ये लो पैसे दो शेयर, वो वहां नहीं मिलने वाले, वो आपको स्टॉक एक्सचेंज में मिलेंगे। आप बोलेंगे नहीं मैं सर हेड ऑफिस में जाता ना स्टेट बैंक के। अरे तो हेड ऑफिस ने क्या दुकान खोल के रखा कि आओ शेयर लो? शेयर का अपना एक सिस्टम होता है जो अपन आखिरी में पढ़ेंगे कि कोई भी कंपनी शेयर्स एट ए टाइम इशू करती है, उस समय उसमें कंपनी इन्वॉल्व रहती है, उसको बोलते हैं इशू ऑफ शेयर। एक बार कंपनी ने शेयर इशू कर दिया, पैसा आ गया, अब कंपनी उससे हट गई। अब ये जो शेयर है ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। जिसने पहले खरीदा था वो किसी और को बेच देता है, फिर वो किसी और को, ऐसे चलता रहता है। यानी ये साल भर जो चलते रहते, ये कंपनी से नहीं हो रहा है, ये स्टॉक एक्सचेंज में एक पार्टी दूसरे पार्टी से लेन देन कर रही है। फिर मान लो कंपनी को 2-4 साल के बाद फिर लगा कि अभी हमको और बड़ा कारोबार करना, और पैसे चाहिए, तो दे में इशू अगेन एडिशनल शेयर्स, बराबर। इसके अलावा कंपनी उसमें इन्वॉल्व नहीं रहती। तो ये हमने जी लिमिटेड के शेयर किसी पार्टी से खरीदे होंगे, कुछ लिखा नहीं है इसलिए अपन ने मान लिया कि पैसे दे दिए। अब ये एसेट बढ़ रहे हैं, ये कैश भी एसेट है, लेकिन ये घट रहा है क्योंकि जा रहा है आपके पास है, बराबर। अब इसको सिर्फ इन्वेस्टमेंट अकाउंट लिखा तो भी चलता है, बट ये तो बहुत ब्रॉड नाम हो गया इन्वेस्टमेंट। लेकिन एज ए स्टूडेंट क्या होता है, आपको एक ही तो देता है, इसलिए आपने इन्वेस्टमेंट लिख दिया तो चलता है। बट रियल लाइफ में हो सकता है आपने 25 कंपनियों के शेयर खरीदे होंगे, तो सिर्फ इन्वेस्टमेंट बोलने से काम चलेगा क्या? आप लिखोगे शेयर्स ऑफ जी लिमिटेड, शेयर्स ऑफ एसबीआई, शेयर्स ऑफ रिलायंस, ऐसा, बराबर। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ जी लिमिटेड लिखना, लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट शेयर्स ऑफ जी लिमिटेड बोला तो समझदार को समझ जाता है ये इन्वेस्टमेंट है, पर लिखना है तो वो भी लिख सकते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर ऑफ जी लिमिटेड, डेबिट टू कैश अकाउंट। अब जो अगला पॉइंट बोल रहा हूं वो फिर ध्यान देना, कंसेप्चुअल चीजें बता रहा हूं। किसी भी एसेट को, और वो एसेट बोला तो उसमें 2 टाइप के आ गए, फिक्स एसेट यानी कि प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट, वैसी चीजें, या इन्वेस्टमेंट यानी किसी कंपनी के शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड, ऐसी चीजें। तो जब भी कोई एसेट खरीदोगे तो उसको रेडी करने तक के लिए जो जो खर्चे लगते हैं वो उस एसेट अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। ये आपको पहले भी एक बार बताया था, बराबर। हाँ, तो किसी भी एसेट को रेडी टू यूज कंडीशन में लाने तक का खर्चा। तो इन्वेस्टमेंट जनरली क्या होता है, ब्रोकर के थ्रू खरीदते हैं तो ब्रोकरेज देना पड़ता है। सिमिलरली उसमें यहां दिया नहीं है, बट कहीं पे स्टैंप ड्यूटी दिया रहेगा, रजिस्ट्रेशन फीस दिया रहेगा, क्योंकि हमने तो किसी ए का शेयर खरीदा, तो वो ए से हमारे नाम में भी तो ट्रांसफर होना चाहिए, तब तो जाके कंपनी के रिकॉर्ड में हमारा नाम आएगा। तो कल को वो कंपनी डिविडेंड देंगी तो हमको मिलेगा, तो उसके लिए हमको रजिस्ट्रेशन या ट्रांसफर फीस लग सकती है, स्टैंप ड्यूटी लग सकती है, समझ रहे? तो अगर ऐसा कोई भी खर्चा दिया रहा तो हम वो इन्वेस्टमेंट की कीमत में इंक्लूड कर लेंगे। परचेज प्राइस, तो आपने 60 शेयर खरीदे, 110 का भाव है, तो 6,600।
जिस ब्रोकर के थ्रू आपने खरीदा उसको 60 रुपए आपने ब्रोकरेज के दिए, तो ये आपके लिए हो गई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये आपके लिए हो गई, बातें मत करो बोला है ना आप लोगों को। तो ये हो गई आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। Narendra is declared insolvent and a dividend of 50 paise in a rupee is received from his state in full and final settlement। अब मैं आपको यहां समझाने के लिए इधर बना दे, ये नरेंद्र का अकाउंट, अभी नरेंद्र के अकाउंट में कितना पैसा हमको उससे लेना है वो अकाउंट में बैलेंस दिखता है। अभी यहां पे अपन ने अकाउंट बनाया नहीं था इसलिए नहीं दिख रहा, आप बनाओगे तो आप जब पोस्टिंग करोगे तो आपके सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस की एंट्री में ही आपने नरेंद्र के अकाउंट को 1600 से डेबिट किया था, समझ रहे। उसके बाद और कोई ट्रांजैक्शन होता तो डेबिट बढ़ जाता था, बट उसके बाद कोई ट्रांजैक्शन नहीं था। इसीलिए जब भी बोलेंगे कि बैलेंस कैसे पता होता है तो ये मत बोलना कि ऊपर से ढूंढ के निकालते। बैलेंस कैसे पता होता है? अकाउंट से। अब अपन ने अकाउंट बनाए नहीं रहते इसलिए अपन ऊपर से ढूंढ ढांड के निकाल लेते हैं, बट उसका वो रियल तरीका या सही तरीका नहीं है। सही तरीका है अकाउंट, तो अकाउंट से पता चल जाता है। अब ये 1600 हमको उससे लेना है, अब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन खराब हो गई, वो अपनी लायबिलिटी पूरी तरह से पे करने की पोजीशन में नहीं है, तो उसी को बोला जाता है इंसॉल्वेंट, बैंकक्रप्ट, दिवाला निकल गया ऐसा भी लोग बोलते हैं, बराबर, उसका दिवाला निकल गया। तो ये इंसॉल्वेंट या बैंकक्रप्ट पैसे से अगर आपको कुछ लेना था, रिसीवेबल था अगर आपके को उससे, मतलब समझ जाओ कि आपका पैसा डूबा। अब सवाल उठता कितना डूबा, तो या तो पूरा डूबेगा फुल या तो पार्ट, डिपेंड करता है। उसके पास से कुछ निकला तो हो सकता कुछ मिल भी जाए, तो वो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अभी जैसे इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 50 पैसे न रुपी, यानी 1 रुपए में 50 पैसे, मतलब 50%, 100 रुपए में 50 रुपए, ये मतलब हो गया। तो मतलब इस केस में 50% मिल रहा है और 50% डूब रहा है। किसी में दिया रहेगा कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, नथिंग कुड बी रियलाइज, इसका मतलब जीरो रिकवरी है, 100% डूब गया, बराबर। तो क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाए। अब मेरे को इससे कितने रुपए मिले हैं, तो 800, 50%, तो मैं कैश या बैंक अकाउंट में करूंगा डेबिट। कुछ लिखा हो तो अपन, नहीं तो नहीं लिखा तो कैश ही लिख देता हूं। कैश में किया डेबिट, नरेंद्र को किया क्रेडिट 800 रुपए। तो ये 800 रुपए मैंने नरेंद्र को क्रेडिट किया, ये देख लो, क्योंकि 800 रुपए मिले। अब अगर नरेंद्र के अकाउंट को कोई भी देखेगा तो उसमें उसको 800 रुपए का डेबिट बैलेंस दिख रहा है, और पर्सनल अकाउंट में डेबिट बैलेंस का कोई भी मतलब निकालेगा कि हमको उससे लेना है, हमको उससे मिलने वाला है, ये हमारे लिए एसेट है, यही मतलब निकालेगा कोई। जबकि अपने को मालूम है कि अब ये मिलने वाला नहीं है, ये पैसा डूब गया है, मतलब ये हमारा क्या बन गया है, लॉस। तो अकाउंटिंग में कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी कि हम एक अकाउंट के बैलेंस को किसी दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उसका या तो नेचर बदल गया है
या तो हमारे से कुछ गलती हो गई होगी तब भी हमको करना पड़ सकता है। अब जैसे यहां पर नरेंद्र का अकाउंट बोला तो वो एसेट का अकाउंट है, लेकिन अब वो जो उसमें बैलेंस है वो एसेट है नहीं, यानी उसका नेचर बदल गया, वो लॉस हो गया है। तो लॉस है तो लॉस के अकाउंट में ट्रांसफर करो, क्योंकि आपको अकाउंट का मतलब बताया है, एक नेचर की इंफॉर्मेशन है वो। तो वो नरेंद्र अकाउंट बोला तो पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट बोला, डेबिट बैलेंस बोला मतलब एसेट है, जबकि वो एसेट है नहीं, क्योंकि वो पैसे मिलने वाले हैं नहीं, वो तो डूब गए। इसीलिए उसको एसेट के अकाउंट से एक्सपेंस के अकाउंट बोलो या लॉस के अकाउंट में शिफ्ट करो, ट्रांसफर करो। इसके लिए आपको ये चौथी तरीका एंट्री बनाने का बता दे रहा हूं। ट्रांसफर एंट्री। जब भी किसी अकाउंट के बैलेंस को आप ट्रांसफर करना चाहते हो, बराबर, तो उसके लिए एक नया तरीका बता रहा हूं, बहुत ही सिंपल स्ट्रेट। पर उसके लिए पहले आप मेरे को एक शब्द का मतलब बताओ कि अगर हमने बोले कि भाई फलाने चीज को ट्रांसफर किया, ठीक है, वर्ड ध्यान पे दो कि हमने ये ट्रांसफर कर दिया, तो वो चीज या वो बैलेंस हमारे पास बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए। कुछ लोगों को क्लिक नहीं हुआ तो मैं उसी पे दूसरा एग्जाम्पल बोल रहा हूं। आपके खीसे में पैसे है, झूठ नहीं बोलना है, आपके पास पैसे है, वो पैसे आपने मेरे को ट्रांसफर कर दिए। अब बताओ कि आपके पास पैसे बढ़ेंगे कि घटेंगे? अब बराबर आ गया जवाब। अपने खीसे पे असर पड़ा तो जल्दी से ध्यान आता है ना। इतना मतलब समझ में आ गया, यानी ट्रांसफर किया मतलब उसको वहां से हटाया, खत्म किया, रिड्यूस किया। समझ में आ रहा है? और ये ऊपर दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, किसी चीज को रिड्यूस करना है, हटाना है, तो डेबिट है तो क्रेडिट कर डालो, क्रेडिट है तो डेबिट कर डालो, हो जाएगा रिड्यूस, हो जाएगा खत्म। बस इसी का इस्तेमाल करेंगे। बैलेंस इन अकाउंट टू बी ट्रांसफर्ड, मतलब जिस अकाउंट को ट्रांसफर करना है, या बैलेंस इन अकाउंट विच इज टू बी ट्रांसफर्ड, ऐसा भी लिखता है, जिसको ट्रांसफर करना है। समझ रहे? तो जिस अकाउंट को ट्रांसफर करना है उसमें बैलेंस नेचुरल दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो डेबिट बैलेंस रहेगा या तो क्रेडिट बैलेंस रहेगा। तीसरी चीज होती नहीं है, तीसरी चीज होती नहीं है अकाउंट में, या तो डेबिट बैलेंस है या तो क्रेडिट बैलेंस है। अब ट्रांसफर एंट्री जो करोगे उसमें इफेक्ट टू अबाउ अकाउंट, यानी जिस अकाउंट को आप ट्रांसफर करना चाहते हो, अभी मीनिंग बताया। अब आपको जो अकाउंट को हटाना है, खत्म करना है, ट्रांसफर करना है, उसमें डेबिट बैलेंस है, तो क्या करोगे? उसको हटाने के लिए क्रेडिट कर दोगे। डेबिट में क्रेडिट करोगे तो माइनस हो जाएगा, हट जाएगा। अब जिस अकाउंट को आप ट्रांसफर करना चाहते हो उसमें क्रेडिट बैलेंस है, तो उसको हटाने के लिए क्या करोगे? डेबिट कर दो, हट जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। अब ये एक इफेक्ट हो गया कि जिसको मेरे को ट्रांसफर करना है उसमें मैंने उसका अपोजिट इफेक्ट दे दिया। डेबिट है तो क्रेडिट कर डाला, क्रेडिट है तो डेबिट कर डाला, वो खत्म हो जाएगा। अब सेकेंड इफेक्ट, डबल एंट्री का सिस्टम है, तो सेकेंड इफेक्ट आपको देना है उस अकाउंट में जहां आप इसको ले जाना चाहते हो। इफेक्ट टू अकाउंट in which above balance is to be transferred,
यानी जहां आप ले जाना चाहते हो वहां पे क्या इफेक्ट दोगे। तो नेचुरल है, आपने ऊपर क्रेडिट किया तो यहां क्या करोगे, डेबिट। ऊपर डेबिट किया तो यहां क्या करोगे, क्रेडिट। ये बन गई आपकी डबल एंट्री। तो ये ट्रांसफर एंट्री है कि जिस अकाउंट को मैं ट्रांसफर करना चाहता था उसमें डेबिट बैलेंस था तो उसमें करो क्रेडिट, और जहां ले जाना है उसमें करो डेबिट। जिस अकाउंट को मैं ट्रांसफर करना चाहता था उसमें क्रेडिट बैलेंस है तो उसको करो डेबिट, और जहां लेके जाना है वहां कर दो क्रेडिट। अब चारों तरीके हो गए आपके। अब ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं रहेगा कि जिसकी डबल एंट्री आप इनकी मदद से नहीं बना सकते। तो इसलिए आपको किसी भी ट्रांजैक्शन की एंट्री बनाना है, याद नहीं करना है। तो आप देखिए, नरेंद्र के अकाउंट में 800 का डेबिट बैलेंस है, समझ रहे। नरेंद्र के अकाउंट में 800 का डेबिट बैलेंस। अब इसको हटाना है हमको, इसको यहां से हटाना है। क्यों? क्योंकि ये एसेट है ही नहीं, ये तो बन गया है लॉस। तो अब इसमें डेबिट है तो इसको हटाने के लिए मैं क्या करूंगा, क्रेडिट। अब इसको जहां लेके जाना है उसका नाम देंगे बैड डेप्ट अकाउंट। तो बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, नरेंद्र अकाउंट क्रेडिट। तो अब मेरे लेजर में ये एक अकाउंट बनेगा बैड डेप्ट अकाउंट। तो नरेंद्र के अकाउंट के डेबिट बैलेंस को मेरे को हटाना है, तो ये नरेंद्र को किया क्रेडिट, हट गया, खत्म हो गया। अब जहां लेके जाना है मेरे को, इसको एक लॉस वाले अकाउंट में लेके जाना है। अब उसका नाम अपन देते बैड डेप्ट, तो बैड डेप्ट अकाउंट में किया डेबिट, बन गई डबल एंड। अब क्योंकि ये दोनों चीजें एक ही समय में होती है, हमारे को मालूम है आधा मिल गया आधा डूब गया, और दोनों में ये अकाउंट तो वही इन्वॉल्व है, तो हम इसकी कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं। इसको मिला के हम चाहे तो बोल सकते हैं कैश डेबिट बैड डेप्ट डेबिट टू नरेंद्र अकाउंट, ये कर सकते हैं। सॉरी 1600 समझ में आ गई बात। जैसे ही आपने ये किया तो नरेंद्र का अकाउंट खत्म हो जाएगा, यानी कि राइट ऑफ हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसी को बोलते हैं बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ, कि बैड डेप्ट यानी जो डेप्ट बैड हो गया उसको राइट ऑफ कर दिया, उसको खत्म कर दिया, बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ। तब यहां पे कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू नरेंद्र अकाउंट। नरेंद्र से 1600 लेना था, अब ये इसका फुल एंड फाइनल सेटलमेंट हो गया। आधे मिले आधे डूब गए, तो आधे को कैश बैंक में डेबिट कर दिया, आधे डूब गए उसको लॉस में डेबिट कर दिया, और नरेंद्र के अकाउंट को खत्म कर दिया, क्लोज कर दिया, राइट ऑफ कर दिया, क्योंकि अब कुछ मिलने वाला नहीं है। परचेज्ड ए मोटर वैन, अब किससे खरीदा वो तो लिखा नहीं है, अब इसी को आप व्हीकल भी बोल सकते हो, इसीलिए अपन बोलेंगे कि हमने उसको पेमेंट भी कर दिया। अब ये व्हीकल या मोटर वैन ये भी एसेट है, ये कैश ये भी एसेट है, पर कैश नाम का एसेट रिड्यूस हो रहा है, व्हीकल नाम का एसेट इंक्रीज हो रहा है। तो एसेट में डेबिट बैलेंस रहता है, उसको इंक्रीज करना है तो और डेबिट कर दो, ये व्हीकल अकाउंट डेबिट। अब कैश नाम का एसेट को रिड्यूस करना है,
एसेट में डेबिट है तो रिड्यूस करने के लिए कर दो क्रेडिट। यहां तक में किसी को कुछ बोलना है तो बताओ, आगे नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे। क्या बोले? मशीन अकाउंट नहीं, मशीन वर्ड हम ऐसे के लिए नहीं यूज, इसको व्हीकल ही बोलेंगे, इसको मशीन नहीं बोलेंगे। मशीन मतलब जैसे आप प्रोडक्शन वगैरह के लिए जो चीजें यूज करते हो उनको हम मशीनरी बोलेंगे, इसको व्हीकल ही बोलेंगे। आप मोटर वैन लिख दो, व्हीकल लिख दो, चलेगा। क्या बोले? हमने उसका सिद्धांत क्या बताया है कि किसी भी एसेट को पहली बार रेडी करने के लिए जो भी खर्चे है वो एसेट की कीमत माने जाते हैं। तो यहां पे आप वो इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं, उसके लिए आपने ब्रोकरेज दिया, उसके लिए आपने स्टैंप ड्यूटी दी। जब तक ये सब नहीं करोगे वो एसेट आपका होता नहीं है, इसीलिए वो उसमें डेबिट होना। बराबर? किसी को और कोई क्वेश्चन? तो इसमें आगे की चीजें पढ़ के आओ, फिर आगे नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे।